नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 20 फरवरी को दिल्ली के नए सीएम की शपथ। 19 को विधायक दल की होगी बैठक और शपथ में पीएम समेत 20 राज्यों के आएंगे मुख्यमंत्री। यूपी में कल से शुरू हो रहा बजट सत्र। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट होगा पेश। सपा विधानमंडल दल की बैठक है आज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। बैठक में सभी सपा विधायक और एमएलसी होंगे शामिल। और उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट। तैयारियां पूरी। 521 सवालों से गरमाएगा सदन। सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। आप सुप्रीमो के वकील ने दाखिल किया वकालतनामा। यमुना के पानी को बताया था जहरीला। दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में भी भूकंप। लोग बोले लगा जैसे झटके से ट्रेन रुकी। पीएम मोदी ने लोगों से शांत रहने की अपील की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब बात करेंगे नई सरकार का शपथ ग्रहण। दिल्ली में 20 फरवरी को शपथ लेंगे नए सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 20 फरवरी को शपथ लेंगे नए सीएम। 19 फरवरी को होगी विधायक दल की बैठक और शपथ ग्रहण और सरकार गठन को लेकर आज बैठक है और आज शाम को ये बैठक होगी। बीजेपी की बैठक है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी के साथ ही रामलीला मैदान में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। दिल्ली में भाजपा 27 साल बाद अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो 20 फरवरी को मिलेगा दिल्ली को नया सीएम। शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे एनडीए के मुख्यमंत्री। दिल्ली को 20 फरवरी को अपना नया जो मुख्यमंत्री है मिल जाएगा और इस दिन शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और सीएम के साथ ही मंत्रिमंडल का गठन भी कर दिया जाएगा। इस मौके पर एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी मुख्यमंत्रियों की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मीटिंग भी की जाएगी। तो दिल्ली सरकार की शपथ ग्रहण और सरकार गठन को लेकर आज शाम बैठक होगी और बीजेपी ने 48 सीटों के साथ चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन राजधानी का सीएम कौन होगा, किसको दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि आज बैठक कर सीएम पद के दावेदारों के जो नाम है उस पर चर्चा भी की जाएगी। बैठक में विधायक दल की बैठक को लेकर समय और तारीख भी तय की जाएगी। साथ ही जो तैयारियां हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के वो काफी तेज हो चुकी हैं और दिल्ली में आज यानी कि सोमवार को होने वाली बैठक में शपथ ग्रहण समारोह के इंचार्ज विनोद तावड़े और तरुण चुग मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ ही आपको खबर बता रहे हैं नई सरकार का शपथ ग्रहण है और राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से देखा जा रहा है। भाजपा की सरकार बनती है और दिल्ली में नया सीएम मिलने जा रहा है। चेहरा कौन होगा, सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस इसलिए बरकरार है कि अभी किसी के नाम को तय नहीं किया गया है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली से एक और नई खबर बता देते हैं। नई दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ की घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से एक महिला सीलम देवी का नाम शामिल है। यह घटना उस समय हुई जब उमेश गिरी अपने परिवार के साथ कुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे थे और उमेश गिरी ने बताया कि जब वे स्टेशन पर पहुंचे थे तो पहले से ही भारी भीड़ थी और जैसे ही प्रयाग के लिए ट्रेन की घोषणा हुई भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में उनका परिवार दब गया, जिसमें वे खुद और उनका बेटा घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी सीलम देवी की मौत हो गई।
उमेश गिरी ने रेलवे प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि घटना के बाद भी कोई सहायता देने वाला नहीं रहा। 20 के करीब मैं 16 नंबर प्लेटफार्म की तरफ से अजमेरी गेट की तरफ से ऊपर चढ़ा था। अपने परिवार के साथ महाकुंभ के लिए जा रहा था। मेरी ट्रेन थी प्रयागराज एक्सप्रेस। हम स्टेशन पे जाके अपना साइड में रुकना चाहते थे, ऊपर चढ़े। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण से वहाँ भगदड़ जैसी समस्या होने लगी। काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे, लेडीज़ बच्चे सब परेशान। कैसे कैसे करके 16 नंबर प्लेटफार्म पार करके आगे बढ़े 14 नंबर की तरफ। भीड़ इतनी तेज़ धक्का दिया सबको, जो सीढ़ी के जीने के ऊपर सीढ़ी के ऊपर, और बहुत ही त्रासदी लग रहा था। जिम्मेदार मानते हैं वहाँ तो प्रशासन ही जिम्मेदार है। और बात कर रहे हैं नई सरकार का शपथ ग्रहण। आम आदमी पार्टी के नेताओं और दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव परिणाम घोषित होने के बावजूद नई सरकार के गठन के न होने पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज 17 तारीख हो गई, दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं, 10 दिन बीत गए हैं, 8 फरवरी को नतीजे आए और दिल्ली वालों ने उम्मीद की थी कि 9 को उन्हें अपने सीएम का पता चल जाएगा और 10 तक वो शपथ भी ले। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई और 10 दिन बीत गए, लेकिन बीजेपी सीएम पर निर्णय नहीं कर पाई है। उनका कहना है कि बीजेपी अभी ये तय नहीं कर पाई है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए या मुख्यमंत्री के लिए उनके पास कोई चेहरा नहीं है। आपको सुना देते हैं। जनता पार्टी से यही पूछना चाहूंगी कि वो तय कर ले कि वो सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जब दिल्ली में जगह जगह पावर कट होते हैं, जब उत्तम नगर, नवादा, संत नगर, बुराड़ी, त्रिलोकपुरी, संगम विहार, देवली में 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी हैं, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, और उसके आधार पे तय हो जाए कि जो पावर कट 10 साल के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगने शुरू हुए हैं, जहां 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक बिजली जा रही है, जो 10 साल से कभी नहीं हुआ। अगर एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई करवा रही है तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था भी वही चला रहे हैं और दिल्ली की बिजली व्यवस्था उनसे चल नहीं रही। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना, दिल्ली की जनता को लूटना, दिल्ली के पैसे की बंदर बांट करना। और इसीलिए 10 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 48 विधायकों में से एक विधायक पर भी भरोसा नहीं कर पाए हैं, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। उनको पता है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में सरकार चलाई और एक एक पार्षद ने दिल्ली वालों को लूटने का काम किया, एमसीडी के खजाने को लूटने का काम किया, एमसीडी को कंगाल करने का काम किया। और इसीलिए वो अपने 48 विधायकों में से एक पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि एक विधायक भी सरकार चला सकता है। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिर्फ दिल्ली वालों को लूटने का काम करेंगे, दिल्ली वालों के खजाने को खाली करने का काम करेंगे। तो आज सभी दिल्ली वालों के सामने ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विधायक मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम बनने लायक कोई नहीं है।
तो अगर मुख्यमंत्री बनने लायक ही कोई नहीं है तो दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे? उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई विजन नहीं है, उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई काम करने का प्लान नहीं है। और आज ये कड़वी सच्चाई चुनाव के तुरंत बाद और बात कर रहे हैं यूपी का बजट सत्र। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ ही साथ सचिवालय ने बजट सत्र का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र और 18 से होकर के 5 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। साल 2025-26 का बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। तो यूपी का बजट सत्र चूंकि शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक भी की गई। थोड़ी ही देर पहले ये बैठक की गई और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में बैठक की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक इस बैठक का हिस्सा रहे। तो तमाम जो मंत्री थे इस बैठक का हिस्सा रहे। फिलहाल आपको एक खबर बता रहे हैं कि कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र चूंकि शुरू होने जा रहा है और इसी को लेकर के सर्वदलीय बैठक की गई, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं अगर इसके इतर बात कर ले विपक्षी पार्टी की, तो अखिलेश यादव भी बैठक करने जा रहे हैं और कई सारे वो मुद्दे हैं जो वो विधानसभा के अंदर उठाते नजर आएंगे। फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र चूंकि कल से शुरू होने जा रहा है और कार्यक्रम भी चूंकि कार्यक्रम जो है वो भी जारी कर दिया गया है विधानसभा सचिवालय की ओर से और 18 फरवरी से 5 मार्च तक बजट सत्र संचालित होगा। तो बजट सत्र को लेकर के आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये खबर, बजट यूपी के बजट सत्र को लेकर के सभी की जो उम्मीदें हैं वो बनी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को इस बजट सत्र में क्या मिलने वाला है। और इसी के साथ ही साथ संदीप इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, यूपी का बजट सत्र चूंकि अब शुरू होने जा रहा है, 18 से 5 मार्च तक संचालित भी किया जाएगा। तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा की गई थी। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार इस बजट में? संदीप, आवाज बहुत से ऐसी लोग, संदीप आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है, खबर आपको बता रहे हैं। और कल से शुरू होने वाले बजट को लेकर के तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। और संदीप हमारे साथ इसी खबर पर हैं। संदीप, आपको आवाज पहुंच रही? संदीप, आपको आवाज पहुंच रही? जी बिल्कुल संदीप, क्या कुछ खास रहने वाला, क्या उम्मीद जताई जा रही है इस बजट से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल से विधानसभा का बजट सत्र स्टार्ट होना शुरू हो रहा है और इसको लेकर के कल से विधानसभा का बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है और इसको लेकर के यानी कि इस बार 2 हफ्ते बजट चलने वाला है। और इसमें अगर बात करते हैं तो विपक्ष जो जरूर हंगामा करने के मूड में पूरी तरीके से है और शायद यही वजह है कि लगातार विपक्ष जो है, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के इस बार जो है सरकार को घेरने का प्रयास जो है करता हुआ नजर आएगा। दूसरा, महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ में भी जो लोगों की मौतें हुई थी उसके आंकड़ों को लेकर के एक बार फिर से विधानसभा में इन सवालों पर
पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही साथ जो बेरोजगारी की समस्या है, इन समस्याओं को लेकर के भी जो है विपक्ष पूरी तरीके से इस पर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आएगा। बहुत से ऐसी योजनाएं थी जो धरातल पर अब तक नहीं उतर पाई हैं, उन योजनाओं को लेकर के भी विपक्ष एक बार फिर से हंगामा करता हुआ नजर आएगा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जो कि पहले भी देखी गई है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से जो है इस बार मैदान पे उतरता हुआ खड़ा नजर आएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो किसानों की एक बड़ी समस्या है, गन्ना किसानों का मूल्यों का भुगतान नहीं हो पा रहा, उनको लेकर के भी इस बार जो है विपक्ष हंगामा करने के मूड में नजर आ रहा है। तो आज की सर्वदलीय बैठक में बहुत से चीजों पर विस्तार पर चर्चा हुई है और इसको लेकर के जिस तरीके से विपक्षी दल के नेता कहा जा सकता है कि उन्होंने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और इसके साथ साथ जो कांग्रेस की विधान दल की नेता हैं आराधना मिश्रा, उन्होंने भी सवाल कई खड़े किए हैं। हालांकि सभी अब कल से जब बजट सत्र शुरू होगा तो पहले दिन किस तरीके से बजट सत्र में आगाज होगा, क्योंकि कल की अगर हम बात करते हैं तो कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर उसके बाद से सत्र की आगाज होगी। 20 तारीख को यानी कि बृहस्पतिवार के दिन जो है ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा और इसके बाद से बजट पे चर्चाएं जो है की जाएंगी। साथ ही साथ जो विधेयक पास होंगे उन विधेयक पे भी चर्चाएं जो है वो करती हुई सरकार जो है नजर आएगी। तो ये माना जा रहा है कि इस बार का बजट सत्र जो होगा वो उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, कितना कारगर सिद्ध होता है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण लोगों की निगाहें होने वाली हैं। जी बिल्कुल संदीप, और इस बार बजट को लेकर के लोगों की जो नज़र है वो बनी हुई है और देखा भी जा रहा है, लेकिन इसके तरह विपक्ष भी तैयार है। हंगामे की आसार भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों जब देखा गया था लोकसभा के अंदर भी विपक्ष का हंगामा रहा, जब मुद्दे उठाए जा रहे थे तब तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने मुद्दे उठाए थे और हंगामे के आसार भी अब इस विधानसभा बजट को लेकर के भी जताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, यूपी विधानसभा सत्र का जो बजट है वो शुरू होने वाला है कल, और कल से लेकर के यानी कि 18 तारीख से लेकर के ये बजट सत्र चूंकि 5 मार्च तक चलेगा और तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उनको भी रखा जाएगा। और सर्वदलीय बैठक चूंकि अब से थोड़ी देर पहले हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अध्यक्षता थी सतीश महाना की और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इस दौरान मौजूद रहे। तमाम विषयों पर चर्चा की गई थी और अब विधानसभा का चूंकि सत्र शुरू होने वाला है, इस सत्र में देखा जाएगा कि आम आदमी के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट में। तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है और अब ये बेहद महत्वपूर्ण है बजट को लेकर के। गन्ना किसानों की अगर बात कर ले, रोजगार की दृष्टि से अगर बात कर ले, हर तरह से महंगाई की भी अगर बात कर ले, तो हर दृष्टि से ये बजट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बात बजट की बात हो रही है, विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, विधानसभा सत्र से पहले पुलिस की बैठक भी की गई है और सुरक्षा को लेकर के सत्र के शुरू होने से पहले पुलिस विभाग की ओर से भी ये बैठक की गई। तमाम जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा की अगुवाई में ये बैठक की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था और फोर्स की तैनाती पर भी चर्चा की जाएगी और इसी के साथ ही साथ विधानसभा सत्र से पहले पुलिस की बैठक है। तो सत्र के शुरू होने से पहले पुलिस विभाग की ओर से भी बैठक बुलाई गई है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा की अगुवाई में बैठक होने जा रही है और बताया जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के फोर्स की तैनाती पर चर्चा की जाएगी। तो विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले तमाम तरह की जो तैयारियां हैं पुलिस विभाग की ओर से भी की जा रही है और जाम जैसी समस्या ना हो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये बैठक की जा रही है। और इसी के साथ ही जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये बैठक बुलाई गई। ट्रैफिक व्यवस्था और फोर्स की तैनाती पर भी ये चर्चा की जाएगी।
और उत्तराखंड का बजट सत्र, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देहरादून से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होने जा रही है। बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 521 सवालों से ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि जो सदन है वो भी गर्माता नजर आएगा और इसी के साथ ही 30 विधायकों की ओर से अब तक 521 सवाल भेजे जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस बीच। और राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ इसी खबर पर है। राजेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बजट सत्र की जो शुरुआत है वो होने जा रही है उत्तराखंड में भी और बेहद महत्वपूर्ण ये बजट है, लेकिन अगर बात करें इस बार के बजट में उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट को लेकर के, क्योंकि पिछली बार जो बैठक की गई थी पेपरलेस बजट पेश करने की भी बात कही गई थी, तो क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल वंदना, देखिए हम बता दें कि 18 तारीख यानी कि कल से जो है बजट सत्र की शुरुआत जो है वो देवभूमि में होने जा रही है और इस बार जो बड़ी आशाएं जो है वो आम जनता ने इस बात को लेकर के लगाई है कि इस बार का जो बजट है वो कितना बेहतर जो है वो पहाड़ के लिए जो है साबित होगा। बहरहाल ये देखना होगा, लेकिन कल से जो है शुरुआत जो है विधानसभा की होने जा रही है, यानी कि 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत होगी। उससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो है विधानमंडल की बैठक जो है वो वहाँ विधानसभा में बुलाई गई है, तो उस पर भी बजट को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो 70 विधानसभाओं में 70 विधायक हैं, तो 70 विधायकों में से 30 विधायकों ने 521 से ज़्यादा सवाल जो है वो विधानसभा पटल पर रखे हैं, यानी कि उनके ऊपर चर्चा होगी। अब देखिए गरमाएगा ये मुद्दा इसलिए क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से भाजपा का ये मानना है कि जो सबसे ज़्यादा विधायक है वो भाजपा के विधायकों ने सवाल जवाब जो है वो रखे हैं सदन में, और कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से कोई ऐसे जनहित के मुद्दे नहीं है जिनको लेकर के विधानसभा पटल पर जो है सवाल जवाब रखे गए हों, तो ये इनकी गिनती जो है ना के मुताबिक है। अब देखिए सवाल इस बात को भी लेकर के उठता है कि जो अपनी ही सरकार से जो विधायक है वो कामों को लेकर के चर्चा करेंगे, वो भी विधानसभा में, और उसके बाद विपक्ष जो लगातार हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला विधानसभा में बजट सत्र को लेकर के चल रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि जो अभी तक के जितने भी बजट जो है धामी सरकार में देखने को मिले हैं तो वो कहीं ना कहीं जो पहाड़ की नींव के लिए वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हुए। लेकिन इस बार जो है सरकार ने जो है 200 से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों से जो है सवाल जवाब किए हैं, यानी कि उनकी अपेक्षाएं जो है वो बजट के साथ जोड़ी गई है, ताकि जो आने वाला जो बजट होगा विधानसभा की जो कल से शुरुआत होगी वो इस प्रदेश के लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपने देखा है वंदना कि लगातार पहाड़ों पर पलायन की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, तो ऐसे हमेशा मुद्दे जो है हमेशा बजट के दौरान जो है वो उठते हैं और विपक्षी दल इन्हीं सवालों को लेकर के जो है विधानसभा में सरकार के ऊपर हावी होता है। अब देखना पड़ेगा कि देखिए सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो किन मुद्दों को लेकर के सरकार से जवाब करेंगे, अपनी सरकार से ही जवाब करेंगे, और जो विपक्षी दल है वो किस तरीके से अपने जो विधानमंडल है या माफ कीजिए विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर क्या समस्या आती है, उनको लेकर के क्या सवाल कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल पहले से ही सवाल जो है वो तय कर लिए गए हैं, यानी कि 521 सवाल जो है वो 30 विधायक करेंगे। तो इसके अलावा शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा समय जो है इस बजट सत्र में चर्चा को लेकर के नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन फोकस जो रहेगा वो सरकार का, सत्ता पक्ष का, वो बजट को पेश करना रहेगा, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट है प्रदेश को पेश करना रहेगा। इसी के साथ ही साथ जो आम आदमी के मुद्दे हैं उसको भी उठाते नजर आएंगे, जरूरतें क्या हैं और बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर भी चर्चा की जाएगी, इस पर विशेष तौर पर जोर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। और देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र और कल से उत्तराखंड का भी बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। 521 सवाल तैयार विपक्षी पार्टियों की ओर से
कर लिए गए हैं, जो कि सदन के अंदर ये मुद्दे उठाए जाएंगे विपक्षी पार्टी की ओर से। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी हालत। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग से छात्राओं की हालत बिगड़ी है। लगभग 2 दर्जन छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राएं बताई जा रही हैं। फिलहाल दिल्ली टूर पर छात्राओं का एक ग्रुप गया हुआ था। वापस जब लौट रहा था तो ढाबे पर खाना खाया गया। फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई हैं छात्राएं। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। एसडीएम सियाना व विद्यालय स्टाफ मौके पर पहुंचा और थाना नरसेना क्षेत्र गांव बुकलाना का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्राओं की हालत बिगड़ती नजर आई। और फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला है, जहां पर एक ढाबे में खाना खाने के बाद बताया जा रहा है कि छात्राओं की जो हालत है वो बिगड़ी है। लगभग 2 दर्जन छात्राओं की हालत बिगड़ी है और इसी के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय की ये छात्राएं हैं जिनकी हालत बिगड़ी है। तो दिल्ली टूर पर गया था छात्राओं का ग्रुप। वापस लौटते समय एक ढाबे पर खाना खाया गया और इस दौरान हालत बिगड़ गए। हम लोगों ने जो जानकारी करी है, हमने टीम को मौके पे भेजा था सीएचसी बुकलाना पे। तो वहाँ जाके जानकारी हुई कि ये कल स्कूल का कोई टूर दिल्ली गया था यहाँ से, और रास्ते में आते समय इन लोगों ने हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेवा ढाबा है, वहाँ पे खाना खाया है शाम के समय। वहाँ खाना खाने के बाद ही तत्काल इनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई। तो कुछ बच्चों को मौके पे ही पास में सरस्वती मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे इलाज के लिए भेजा गया था। और बाकी बच्चों को जब यहाँ लेकर आए तो दोबारा से भी आज थोड़ी तबीयत खराब है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो बुकलाना में है, यहाँ के 126 बच्चे हम मुगल गार्डन घूमने के लिए गए थे दिल्ली। और सुबह ये लोग 8:15 बजे यहाँ से निकल गए थे और वहाँ ये लोग पहुँचे, भीड़ ज़्यादा होने के कारण लगभग 2 बजे करीब वहाँ पहुँचे हैं। और वहाँ पर ये लोग वहाँ पर घूमे भी राष्ट्रपति भवन में और इधर जो है मुगल गार्डन में, क्योंकि बच्चे यहाँ से ब्रेकफास्ट में जो है पराठा खा के गए और जो है रास्ते में भी उनको पास स्नैक्स था, हल्का फुल्का था स्नैक्स था। लेकिन हाँ जो है लंच जो है जो टाइम पे होना चाहिए था उसमें थोड़ा डिले हो गया था, यही कारण होगा। और दूसरी बात है कि हमारे बच्चे गए थे, लगभग 130 बच्चे गए और स्टाफ भी था उसमें अंदर 16। यदि किसी को लंच के वजह से प्रॉब्लम होता तो इतने सारे बच्चों को होने थे। और अनिल मीणा इसी खबर पर है। अनिल, जिस तरह से छात्राओं को 2 दर्जन से अधिक छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हुई है और ये खबर है कि जब दिल्ली टूर से वापस सभी छात्र लौट रहे थे उस दौरान एक ढाबे में खाना खाया गया था। पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए और इसी के साथ ही ये भी बताइए कि ऐसा क्या कारण रहा जो एक साथ इकट्ठे ही सभी छात्राओं को फूड पॉइजनिंग की समस्या हो गई। जी देखिए वंदना, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालय बुकलाना का मामला है, जहां की अगर बात की जाए तो वहां जगह कल की बात की जाए तो कल एक टूर गया था जहां में कि 130 छात्राएं और छात्र वहां टूर पे गए हुए थे। और बताया जा रहा है दिल्ली मुगल गार्डन में टूर जाता है हर वर्ष की भांति, जिस तरह से टूर गया था तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो टूर के बाद जैसे ही तरह से वापस लौटकर आ रहे थे तो अगर बताया जा रहा है कि हापुड़ में एक शिव टूरिस्ट नाम का ढाबा पड़ता है जिसपे कि बच्चों ने खाना खाया और बच्चों ने खाना खाने के बाद में जैसे ही बच्चे घर पे आए तो घर पे आने के बाद में बच्चों के लिए फूड बीमार की शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद जिस तरह से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो स्कूल प्रशासन के में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। हालांकि जो फूड पॉइजन का मामला सामने आते ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर बंदर मैं आपको बता दूं तो तमाम अधिकारी अगर वहां की बात करें तो सीएससी बुकलाना में भर्ती कराया गया। सीएससी बुकलाना से जब डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखा तो वहां से सियाना में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना की सूचना पाते ही एसडीएम सियाना गजेंद्र सिंह और जो स्कूल के प्रधान अध्यापक तमाम स्टाफ वो मौके पर पहुंचा। और अगर बात की जाए तो बुलंदशहर की जो फूड विभाग की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची, जहां के अगर विनीत कुमार जो सहायक आयुक्त हैं उनकी अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने वहां मौके पर पहुंचकर तमाम पहलुओं पर जांच की। जांच करने के बाद में उन्होंने बताया
की जांच, सभी पहलुओं पर जांच की गई है। जो उन्होंने बताया कि दौड़ते समय हापुड़ पे टूरिस्ट नाम का एक ढाबा है, उस पर खाना खाया गया था। हालांकि जो बुलंदशहर की जो फूड विभाग की जो टीम है उसने हापुड़ की टीम से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में वहां की हापुड़ की टीम वहां जो ढाबा है उस पर पहुंची है, वहां सैंपलिंग की जा रही है। जैसे कि बताया जा रहा है, अधिकारियों का कहना है कि वहां जो ढाबे पे पहुंच के पूरी तरह से जो तमाम जो बच्चों के लिए जो खाने में चीज दी गई थी वो उनकी सभी के सैंपल लिए गए हैं और सैंपल लेने के बाद में जांच की जा रही है कि आखिरकार बच्चे उस खाने के बाद में फूड पॉइजनिंग के शिकार कैसे हो गए। हालांकि अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक सभी बच्चों का 2 दर्जन से जो अधिक बच्चे हैं अभी तक उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी किसी बच्चे को इलाज के बाद घर नहीं भेजा है, लेकिन जो डॉक्टर है उनका डॉक्टरों का कहना गया उपचार चल रहा है। उपचार के बाद ही कुछ बताया जाएगा कि बच्चों की हालत नाजुक है या इस तरह है। तो उसको लेकर की बात किया है तो अगर हालांकि जो तमाम जनपद बुलंदशहर के जो अधिकारी हैं पूरी तरह से छात्राओं पर नजर बनाए हुए हैं। अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की बात की जाए तो वहाँ के जो स्टाफ है पूरी तरह से बच्चों के संपर्क में। हालांकि माता पिताओं की जो बात करें तो माता पिताओं का ये कहना है कि जो ढाबा है जिसपे बच्चों के लिए खाना खिलाया गया था उस ढाबे वाले मालिक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हालांकि जो अधिकारी जो आशंका जता रहे हैं, क्योंकि आशंका जो जता रहे हैं वो ये जता रहे हैं कि जो ढाबे पर जो खाना दिया गया था बच्चों को वो कहीं ना कहीं खाना खराब था और खराब होने की वजह से बच्चों को फूड पॉइजन की स्थिति में बीमार हो गए। अब उसका देखना ये होगा वंदना की बच्चों की हालत को देखते हुए डॉक्टर किस तरह का इलाज करते हैं। हालांकि जनपद बुलंदशहर की जो डीएम श्रुति सिंह उन्होंने भी तमाम जो स्थानीय अधिकारियों डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी उनको निर्देश दिया है कि किसी बच्चे के इलाज में उपचार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाए। तो उसको लेकर और फूड विभाग की जो टीम है वो भी जांच कर रही है। जांच के बाद में हालांकि उन्होंने हापुड़ की जो टीम है उससे संपर्क साध लिया है। संपर्क साधने के बाद में हापुड़ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करना शुरू कर दिया है जनपद बुलंदशहर की टीम ने और जांच की जा रही है उस पर। हालांकि जो फूड विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना गया है कि वहां हापुड़ की जो टीम है, क्योंकि दूसरा जिला होने की वजह से जनपद बुलंदशहर की टीम नहीं जा सकती है वहां पर दूसरे जिले में, तो वहां की टीम से संपर्क करने के बाद वहां छापेमार कार्रवाई की गई है उस ढाबे पर। ढाबे के कार्रवाई के बाद में जो वहां की टीम से संपर्क किया जाएगा कि आखिरकार खाने में क्या ऐसी चीजें, क्या मसाले खराब थे, एक्सपायरी डेट के थे, या जो वहाँ तेल यूज किया जा रहा है या रिफाइंड यूज किया रही है वो खराब थी, या जो अगर वहाँ जिस तरह से ढाबों में पनीर दिया जा रहा है, लगातार देखा जा रहा था कि लगातार पनीर अधिकांश ढाबों पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं नकली पनीर हो सकता है, या जो सब्जियां हैं वो कहीं हो सकती है। तो उसको लेकर ढाबा संचालक का क्या कहना है इस पर? क्या उनसे बातचीत की थी आपने की? क्या कारण रहा एक साथ इतने छात्रों को फूड पॉइजनिंग हो गई? जी देखिए कि अगर संचालकों की बात करें तो स्कूल संचालकों का सिर्फ यही कहना है कि जो बच्चे सुबह यहाँ नाश्ता करके गए थे। हालांकि अगर नाश्ता करने के बाद में अगर बात किया इस तरह से जो स्कूल संचालक उनका कहना ये है कि 130 बच्चे उसमें टूर पे गए हुए थे, कुछ स्टाफ भी था, लेकिन अगर बात की जाए 2 दर्जन से करीब बताया जा रहा है 30 या 35 के आसपास के जो छात्राएं जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुई हैं। हालांकि कुछ आगे जो और बच्चे हैं अभी उनकी स्थिति हो सकता है कि बाद आगे ढाबा संचालक का क्या कहना? ढाबा संचालक की बात कर रहे हैं, उसका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि लौटते समय वहीं पर खाना खाया गया था? देखिए बंदना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ढाबे संचालक की अगर बात किया, ढाबा संचालक हापुड़ जिले का रहने वाला है। हापुड़ में सिर्फ टूरिस्ट नाम से वो ढाबा है। हालांकि जो जनपद बुलंदशहर के जो अधिकारी उन्होंने हापुड़ के अधिकारियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया और जो टूरिस्ट जो ढाबा है उसके सैंपलिंग की जो बात की गई है, हालांकि उसकी सैंपलिंग ले ली गई है। अब किस तरह की जाँच आती है निकल बिल्कुल अनिल, अब सैंपल ले लिए गए हैं। चूंकि जाँच की बात है, जाँच के बाद ही ये पता चल सकेगा कि क्या असल में कारण रहा, चूंकि एक साथ इतने छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर आपको बता रहे हैं इस समय बुलंदशहर से ये खबर, छात्राओं की फूड पॉइजनिंग से तबीयत बिगड़ गई। 2 दर्जन से अधिक छात्राएं हैं और इसी के साथ ही क्योंकि अब देखा जा रहा है अधिकारियों की ओर से खाने का सैंपल ले लिया गया है, जांच का विषय बन चुका है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर मसला क्या है। और बात करेंगे महाकुंभ में वीवीआईपी।
प्रयागराज से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर महाकुंभ में प्रमुख व्यक्तियों का आगमन होना है और राज्यपाल, मंत्री, सांसदों और अन्य अतिथियों का आगमन कल और आज राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों का विशेष कार्यक्रम भी है। और इसी के साथ ही साथ आज जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया संगम में डुबकी लगाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन संगम में स्नान करेंगे। गुजरात के राज्यपाल की अगर बात कर ले तो आचार्य देवव्रत संगम में स्नान करने पहुंचेंगे। वेस्ट बंगाल के गवर्नर संगम में स्नान करेंगे। त्रिपुरा के राज्यपाल भी एस रघुनाथ रेड्डी महाकुंभ पहुंच करके त्रिवेणी में स्नान करेंगे और कल बीएस येदियुरप्पा अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे और स्नान ध्यान करेंगे। कंगना रनौत की अगर बात कर ले तो महाकुंभ में शामिल होकर संगम में लगाएंगे डुबकी और सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी स्नान करेंगे। तो आस्था की जो डुबकी है तमाम दिग्गज लगाते नजर आएंगे और एक एक करके वीवीआईपी पहुंच रहे हैं महाकुंभ त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ मेला और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को यह गुमराह किया गया कि कुंभ 144 वर्ष बाद हो रहा है, जबकि यह महज एक राजनीतिक प्रचार था। यादव ने आगे कहा कि कुंभ के आयोजन के दौरान सरकार ने दावा किया था कि यह डिजिटल कुंभ होगा, लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो सरकार यह भी नहीं बता सकी कि इस दौरान कितने लोगों की जानें चली गई। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने गंगा की सफाई के नाम पर केवल बड़े बड़े दावे किए, जबकि असल में गंगा साफ नहीं हो पाई है और इन लोगों ने सिर्फ पैसा और बजट साफ किया है, लेकिन गंगा की सफाई का कोई ठोस काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने क्या कहा है आपको भी सुना देते हैं। कुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। शुरू कर दिया, आप क्या करें? भाजपा की कोई तैयारी नहीं है। भाजपाई लोग जिस तरह महंगाई बढ़ाई है, जब इनसे महंगाई का सवाल करोगे तो ये मुंह छुपा लेंगे। जब इनसे बेरोजगारी की बात करोगे तो फिर मुंह छुपा लेंगे। बाहर से पूछे माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छिपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। ये जो सड़क है जिसपे आप हम चलते हैं एक्सप्रेस वे, इसमें भी लगे हुए हैं कि कैसे भी इसमें खराब कर दें इसको। और जो टोल टैक्स है, जानते हो कितनी कमाई हो रही है इसकी? अगर एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बताते हैं, एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें इन जिलों में, जिन जिलों को ये जोड़ रहे हैं। वोट मांगने बाद में जाना, पहले ये बता देना लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेसवे जो बना है, इसकी कमाई क्या है? आज सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार को मिल रहे हैं। इनका कोई ऐसा कारोबार हो जो सरकार को मुनाफा देता हो तो हमें एक बता दो, एक प्रोजेक्ट बता दो। हाँ, ये सरकार के प्रोजेक्ट में से पैसा निकाल लेंगे। दूध प्लांट बंद हो गया, दूध प्लांट बंद हो गया। मैंने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि सोचिए, देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने फकीरेपुरवा गांव में बिजली का प्लांट लगाया था। आप लोग भी कभी कभी खबर चलाते हो, तो बताइए वो गांव वाले वोट देंगे नहीं? जहाँ दूध आता था गांव वाले दूध देंगे? तो यहाँ पर जो गिरा था, यहाँ भी फिसल गए थे क्या मजदूर? यहाँ जो लगा था, यहाँ भी मजदूर फिसल गए होंगे, बांस से टकरा गए होंगे तो पूरा गिर गया सब। यही तो रेलवे का है। और क्या कहा था कि सफाई का है ठेका इसमें। मैं आज भी कहता हूँ आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और मैं ये जानता हूँ पत्रकार साथी सब जानते हैं, इसमें भाजपाई लोग कुछ न कुछ अपना हिसाब किताब कर रहे थे। ये पहली बार हो रहा है कि आउटसोर्स के बाद आउटसोर्स, मतलब
की बात है तो बताइए काम कैसे होगा। तो ये भाजपाई लोग कर रहे थे, अब मुंह छिपाए घूम रहे होंगे। लिस्ट दे दें किसी से काम, इन्होंने कहा कि शामिल हैं, हमने स्वीकार किया। भाजपा लोग सूचना जानकारी दे देंगे किन किन का ठेका था और ठेकेदारों ने किसको ठेका दिया था, कहां से सामान आ रहा था, सब भाजपा के लोग शामिल थे, सब भाजपा के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। भैया 27 के लिए और ये जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं, कहते हैं डिजिटल कौन था, डिजिट नहीं बता पा रहे, कितने लोगों की जान चली गई। 27 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं है। और कानपुर से, जहां क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में हिंदी विभाग द्वारा आयोजित वसंत उत्सव वासंत का आयोजन आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में हुआ। इस छात्रों ने शास्त्रीय नृत्य, संगीत, कला और कविता का शानदार प्रदर्शन किया और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सूजी जोसेफ और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर श्वेता चंद थी, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य जोसेफ डेनियल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत वाद्य वृंद की सामूहिक प्रस्तुति से हुई और फिर महाप्राण निराला की रचनाओं पर नृत्य और गायन प्रस्तुत किया गया। शास्त्रीय गायन में अंकित श्रीवास्तव ने अपनी प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और कथक में अभिज्ञा चतुर्वेदी और अन्ना मिश्र मोहक प्रस्तुतियों ने वातावरण को रंगमय। जोसेफ ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए वसंत के सांस्कृतिक पहलुओं पर और प्राचार्य जोसेफ डेनी कार्यक्रम की महत्ता समझाया। हिंदी विभाग क्राइस्ट चर्च कॉलेज ने ऋतु के एक आयोजन किया है वसंतिक 2023। इस कार्यक्रम में वसंत से संबंधित गीत, कविता, नृत्य प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। इसमें हमारे पूर्व छात्र और कुछ छोटे थे जो हमारे भावी होंगे लोग दे रहे हैं और वसंत का उत्सव मना रहे हैं। यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे नृत्य है, डांस हो रहा है और सिंगिंग हो रही है। हमारे कॉलेज स्टूडेंट है, बसंत का बता रहे कि ऋतु आ रही है, तो सबको इस बात को जानना चाहिए सबको, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि क्या है बसंत ऋतु। तो हम बता रहे हैं उनको कि ये है हमारी बसंत ऋतु। आज हमारे महाविद्यालय में बसंत उत्सव के एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जो पहली बार मनाया जा रहा है। आज काफी उत्साह और उल्लास का माहौल है, सभी विद्यार्थी पीले आए ऋतु पर ये कार्यक्रम जो काफी उल्लास का माहौल है। और सीतापुर से आपको दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला है। सेना ने सड़क पर पुतला फूंका है। समुदाय के घर में घुसकर गैंगरेप किया था और मामले में तीनों आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। सीतापुर शहर में हिंदू शेर सेना ने प्रदर्शन भी किया, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और गोंडा से खबर, जहां टियाथोक में 2 लाशें मिलने से हड़कंप मचा है। रेल लाइन किनारे मिले हैं 2 शव और पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। इनसे आने से दोनों मौतें हुई हैं, ऐसी पुलिस बता रही है। और मरने वाले लोग आपस में चले भाग गए। पुलिस के में प्रसव चल रहा था। टियाथोक, खिरौरा, शाहबा बानपुर का ये और इसी के साथ ही रायबरेली से आपको एक खबर है, जहां पर बोर्ड करके जिला प्रशासन अलर्ट है। 24 फरवरी से होगी बोर्ड परीक्षा। बरेली में कुल 109 बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। 7 जोनल मजिस्ट्रेट भी केंद्रों की निगरानी करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं कि 109 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कुल 3820 शिक्षक परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं और लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से ही की जाएगी। दिल्ली में टोटल 109 सेंटर बनाए गए, जैसे हमारे तहसील वाइज की 7 जोनल मजिस्ट्रेट है और हर एक सेंटर के साथ लगाया गया है। और पूर्णतः कोई भी नकल इसके लिए कड़े के साथ
की व्यवस्थाएं वगैरह भी सेंटर पे की जा रही हैं। सर इस बार जो पद को लेकर के सतर्कता विशेष बरती जा रही है वो क्या है? देखिए ये गोला है, इसको हम लोगों ने सेंटर्स पे रखा है जहाँ पे हम लोग के लॉक्स हैं और जो लॉक्स हैं उसकी व्यवस्था को हम लोगों ने रखा हुआ है और बड़ी गंभीरता से इस बार कार्यक्रम। लखनऊ से खबर बता देते हैं जहां पर यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। 89,000 छात्र परीक्षा में शामिल रहे। लखनऊ के 6 परीक्षा केंद्रों पर 2 हुए और 17 से 22 फरवरी तक मदरसा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो संचालित होंगी। सीसीटीवी निगरानी में 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जा रही हैं। प्रयागराज को विशेष तौर पर की जा रही है। और हरदोई से खबर जहां पर पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया है। वायरल वीडियो में महिला के साथ मारपीट हुई थी। हरदोई पिहानी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। घटनास्थल पर संग एडिशनल एसपी मौजूद रहे। घटनास्थल पर व्यवस्था कायम रहे, एडिशनल एसपी का आग्रह भी है। थाना क्षेत्र पिहानी में एक जमीन को लेकर विवाद था जिसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें 2 महिलाओं के साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे थे। वीडियो कल वायरल हुआ था जिसमें पुलिस संज्ञान लेते हुए उनको तत्काल करके भेजा जा रहा है। पुलिस द्वारा व्यवस्था स्थापित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है। और खबर आपको बता दें, पर हर्ष फायरिंग में 2.5 साल के मासूम की मौत है। 2.5 साल के मासूम को गोली लगी। गांव में आई बारात में हो रही थी हर्ष फायरिंग और 5वीं मंजिल पर पिता गोद में मासूम था। दूल्हे बोगी चटक ने फायरिंग कर दी और 5वीं मंजिल पर मासूम के सिर में गोली लग गई। इलाज के दौरान मौत भी हो गई। आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया। दूल्हा में 3 लोग हिरासत में हैं। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश भी कर रही है। अगापुर 49 की ये घटना बताई जा रही है। और बीजेपी कार्यालय पर आयोजित बजट संगोष्ठी और केंद्र सरकार के बजट की सराहना हो रही है। संजीव गोंड का कहना है विपक्षी अधिकारियों का भी कर रहे विरोध। संजीव गोंड कह रहे हैं और बजट संगोष्ठी पर विपक्षी सरकारों के लिए किया। बीजेपी ने अंतिम पायदान व्यक्ति का भी ध्यान रखा है। और वहीं मेरठ से आपको खबर बताते हैं, युवक करने गए दरोगा से है। महिला ने मारपीट कर दरोगा की वर्दी दी। दरोगा से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वांछित युवक को पकड़ने गए दरोगा उमेश यादव और सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने दरोगा बचाया है। थाना टीपी नगर के रोहटा रोड चौकी पर तैनात है। ये थाना टीपी नगर में एक मुकदमा पंजीकृत है जिसके मामले में एक सब इंस्पेक्टर जो है वो दबिश पे गए हुए थे और जब वे खेड़ा क्षेत्र में पहुंचे तो जो युवक था जिसे गिरफ्तार करने के लिए गए थे उन्हें वहां मिल गया और उसे गिरफ्तार करके वापस ला रहे थे। तो उनके परिजनों द्वारा पुलिस के साथ अपहृता की गई थी। इस पूरे मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। और महाराजगंज से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं जहां पर निषाद नेता आत्महत्या मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। जयप्रकाश निषाद सहित 3 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है और निषाद नेता आत्महत्या केस में पुलिस भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जयप्रकाश निषाद सहित 3 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया गया है। निषाद नेता आत्महत्या केस में पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आई है। और बांदा से खबर जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी और रोडवेज बस में टक्कर हो गई है। हादसे में 15 लोग घायल हैं। मौके पर पहुंची है पुलिस। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया। वहीं घायल 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को अस्पताल किया गया। बिसांडा से बबेरू जा रही थी बस। कैरी थाना के अंतर्गत समय 1 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश राज्य निगम की बस यूपी 71T 8169 जब बिसंडा से बबेरू जा रही थी तभी उसकी टक्कर सामने आ रही बोलेरो से हो गई। जैसे ही घटना की सूचना मिली रूप से कार्रवाई करते थाना बिसंडा ने 15 घायल लोगों को त्वरित रूप से PSC भिजवाया और प्राथमिक इलाज के उपरांत लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला अस्पताल बांदा रेफर करवा दिया है। और इसी बीच सिद्धार्थनगर से आ रही है खबर। सिद्धार्थनगर से आपको ये बता देते हैं खबर जहां का इंचार्ज बन गया थाना शाह। खबर आपको बता रहे हैं मीडिया को गेट के अंदर एंट्री करने से रोकने का आदेश है। साथ ही आपको
तथागत गौतम बुद्ध पॉलिटेक्निक का ये मामला है और मीडिया को गेट की एंट्री करने से रोकने का आदेश है। महाकरुणित तथागत गौतम बुद्ध राजकीय पॉलिटेक्निक चौथे स्तंभ के संवैधानिक अधिकार शाही फरमान भी देखा जा रहा है। पुरुषोत्तम दुबे इसी खबर पर हैं। पुरुषोत्तम, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। आपको बताएं कि महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध राजकीय पॉलिटेक्निक जो विद्यालय है सिद्धार्थ नगर में, वहां कल शाम को एक छात्रा जो है उन परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है प्रवास में। मीडिया के वहां समाचार कवर करते हैं। आज पुनः मीडिया की टीम उस विद्यालय पर पहुंची। विद्यालय पे पहुंचकर क्या है पूरे मामले की वो जाननी चाहिए, तो वहां पर तैनात गार्ड के द्वारा मीडिया कर्मियों को रोक दिया और तैनात गार्ड ने बताया कि जो यहाँ के इंचार्ज है उनका तानाशाही रवैये से निर्देश दिया गया कि कोई भी मीडिया कर्मी गेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा। इससे साफ तौर पे बनना, आपको बताऊं कहीं ना कहीं इस जो आत्महत्या का मामला है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामला है, उसमें विद्यालय प्रशासन किसी बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम, आप पूरी जानकारी देने की खबर बता रहे हैं आपको। इसी बीच खबर आ रही है हमीरपुर से, मूंगफली की फसल का भुगतान न होने पर हंगामा हुआ। एमएसपी पर गई मूंगफली नहीं हुआ, समय से नहीं होने के चलते किसान परेशान हो रहे हैं और अधिकारियों के दफ्तर के लगातार चक्कर काट रहे हैं। एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुआ समाधान। हताश होकर पीड़ित किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। बेची गई मूंगफली की फसल का भुगतान दिलाने की गई। राठ तहसील क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित किसान बताए जा रहे हैं और वहीं कार्यालय पहुंचकर किसानों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और मांग भी की है। तो राठ तहसील का ये पूरा मामला है जहां पर मूंगफली की फसल का भुगतान न होने पर हुआ है। किसान परेशान नजर आए हैं। इसी के साथ ही एमएसपी पर बेची गई मूंगफली की फसल का भुगतान नहीं हो पाया, जिसको लेकर के किसानों ने ज्ञापन सौंपे। समय से भुगतान नहीं होने के चलते किसान अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो अधिकारियों के दफ्तर में लगातार काट रहे हैं किसान। सिद्धार्थ इसी खबर पर है। सिद्धार्थ, किसान परेशान है लेकिन अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना गया है, क्या कारण है? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला हमीरपुर गांव का है। यहाँ पर देखा जाता है कि बुंदेलखंड हमेशा से ही सूखाग्रस्त क्षेत्र रहा है, जहाँ किसानों को लगातार कई तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। वहीं एक मामला सामने आया है जहाँ मूंगफली की फसल के भुगतान को लेकर किसान परेशान दर की ठोकरें खाता आ रहा है। वहीं राठ क्षेत्र के जो किसान है आज जिला मुख्य जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंच जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि जो फसल है उसका भुगतान न पाने के कारण। बिल्कुल सिद्धार्थ, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। किसान परेशान हैं, उनका भुगतान नहीं किया गया है। और इसी बीच हरदोई से भी आपको बता देते हैं खबर, जहां पर हरदोई में पशु क्रूरता की सारी जो हदें हैं वो पारी नजर आई। गौशाला में मृतक गौवंश को ट्रैक्टर में बांधकर खींचा गया। ट्रैक्टर से बांधकर खींचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भूख और प्यास से तड़प तड़प करके गौवंशों की मौत हो रही थी और ग्राम प्रधान की मिली भगत से गौवंश को ट्रैक्टर से बांधकर खींचा गया। टोडरपुर ब्लॉक के शहादत नगर ग्राम सभा का ये पूरा मामला है, जहां पर निर्दयता की सारी पराकाष्ठा पार होती नजर आई है। और इसी आ रही है बहराइच से खबर, से आपको बता देते हैं खबर। बहराइच से आपको बताते हैं खबर। इस बीच तो पाले चीनी मिल में किसानों के बीच विवाद हुआ है। बहराइच से आपको ये खबर बता रहे हैं। पाले चीनी मिल में किसानों के बीच चले लाठी और गन्ने। तो ये तस्वीर देख सकते हैं, किसानों के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो लाठी और गन्नों की बरसात हुई है। गन्ना पहले तौलने को लेकर के किसानों के बीच विवाद शुरू हुआ और गन्ना पहले तौलने को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पहले आप के चक्कर में लाठी और गन्ने चल गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शांत भी कराया है विवाद। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।